हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट को। पिछले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स जस्ट हमने टच किया था। सो आज एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट से आज हम डिटर्मिनेंट्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स का एडिशन का एक एग्जांपल देखा था कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम उसको और थोड़ा समझते हैं। हमने ये जाना था कि दो डिटर्मिनेंट हम ऐड कर सकते हैं अगर उसके दो कॉलम या दो रो मैचिंग हो। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। इसके दो रो मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग। इसको कुछ भी देते हैं K1, K2, K3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, हमने देखा था कि ये दोनों एडिशन के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है रिजल्ट में, उसके ये दोनों जो कॉमन है दोनों में वो रह जाएंगे एज इट इज। ये दोनों जिसके एलिमेंट डिफरेंट है, सो वो एक रो का देखो डिफरेंट है, ओनली वन रो का, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। सो ये क्या होता है, रिजल्ट होता है ऐसे A1 प्लस K1, B1 और C1 रह गया, A2 प्लस K2, B2 C2 रह गया, A3 प्लस K3, B3 और C3 रह गया। ये होता है रिजल्ट। लेकिन ये कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा प्रूव करते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम चलो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से माने यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन चलो यहीं से ही प्रूव करते हैं। ये क्या होता है, एक्सपैंड जब करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो करते हैं। सो A1 प्लस K1, अब इसके साथ कौन सा आएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या होता है, कोफैक्टर अब मल्टीप्लाई करना है। सो कोफैक्टर वाइज एक्सपेंशन जब करते हैं तो इसका साइन इस पोजीशन में प्लस होता है, तो प्लस दिया, इनटू कोफैक्टर ऑफ दिस वन। सो कोफैक्टर को हम कुछ एक नेम भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे A1 प्लस K1 है तो वैसे स्टैंडर्ड नेम हम नहीं दे सकते। अगर स्टैंडर्ड नेम देने के लिए लेट्स डिफाइन द कोफैक्टर ऑफ दिस इज, ऐसे करके हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे A1 का कोफैक्टर जो है यहाँ भी तो सेम ही तो है, B2 B3 C2 C3 है, तो वैल्यू वाइज सेम है, ठीक है। वैल्यू वाइज अगर देखें B2 B3 C2 C3 होता है A1 का कोफैक्टर, एग्जैक्टली वही है यहाँ पे B2 B3 C2 C3। तो हम वैल्यू वाइज अगर देखें तो A1 का कोफैक्टर क्या होता है, अगर A1 का कोफैक्टर कैपिटल A1 होता है तो यहाँ भी देखो एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि ये दो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम अगर फिक्स, देखो इन दोनों में क्या होता है, जब हम एक्सपेंशन एलिमेंट फर्स्ट रो करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रो का लिया जाता है एलिमेंट इनटू जो डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर मल्टीप्लाई होता है उसके एलिमेंट कहाँ से आएंगे। अगर एक्सपेंशन एलिमेंट फर्स्ट रो करते हैं तो फर्स्ट रो तो कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करके डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं ना, जो नॉर्मल रूल है कोफैक्टर का। सो A1 का कोफैक्टर में फर्स्ट रो जब लेते हैं तो फर्स्ट रो तो रहेगा नहीं कोफैक्टर में, वैसे एक्सपेंशन एलिमेंट फर्स्ट रो में ऑलवेज फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो A1 के साथ इंटू करेंगे उसमें भी फर्स्ट रो का एलिमेंट, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो का एलिमेंट नहीं रहता है। A2 के साथ भी जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी नहीं रहेगा, क्योंकि A2 फर्स्ट रो में है, तो कोफैक्टर में फर्स्ट रो का एलिमेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली A3 में भी फर्स्ट रो का एलिमेंट नहीं रहता है। सो इसीलिए
जो फर्स्ट रो के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसमें सेकेंड रो और थर्ड रो रहता है, सेकेंड रो और थर्ड रो रहता है। तो सेकेंड रो और थर्ड रो तो सभी में सेम है, तो हम लोग A1 का जो कोफैक्टर है उसको ही यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम है। सो A1 प्लस K1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कैपिटल A1। A1 का क्या था कोफैक्टर, कैपिटल A1। यहाँ भी सेम है क्योंकि कैपिटल A1 क्या B2 B3 C2 C3 सेकेंड रो और थर्ड रो को लेके फॉर्म हुआ है। सो वो सेम है, तो उसी को यूज किए हम। सो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको कैपिटल A1 ही है, ठीक है। सेकेंड वाला का साइन आ जाएगा माइनस A2 प्लस K2 इंटू क्या है इसका, ये कॉलम और ये रो चला गया तो B1 B3 C1 C3। B1 B3 C1 C3 क्या है, A2 का कोफैक्टर मतलब ये। सिमिलरली A3 प्लस K3 जब लेते हैं तो आता है ये चारों को लेके जो बनता है वो कैपिटल A3, स्मॉल a3 का कोफैक्टर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, A1 A2 सॉरी यहाँ पे A2 कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर में साइन इंक्लूडेड होता है तो अलग से साइन हमें देने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस नहीं। अगर माइनर होता तब हम लोग साइन कंसीडर करते हैं, कोफैक्टर में हमें पता है साइन इंक्लूडेड होता है तो ये साइन हम नहीं देंगे। सो A1 A2 प्लस B1 A2 A2 A3 A3 प्लस K1 A1 K2 A2 K3 A3। देखो हमने दो ब्रेक इसलिए कर लिया क्योंकि देखो यहाँ A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई है, मतलब इस डिटर्मिनेंट वाइज आ गया। तो इसे इस डिटर्मिनेंट को समझो हम अगर डेल्टा 1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं सपोज डेल्टा 2, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हुआ देखो। अब ये जो पार्ट है A1 A2 A3 फर्स्ट रो का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके कोफैक्टर से कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो गए। सो वो क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है डेल्टा 1। एज्यूम करो इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 अगर एज्यूम करते हैं वो आया, और इसमें देखो K1 K2 K3 फर्स्ट रो के एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो गए। सो ये आ गया डेल्टा 2। सो हो गया ना, दिस इज समेशन ऑफ दिस प्लस दिस। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। हमें फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंशन क्यों किया, क्योंकि हमें ये दोनों एलिमेंट अलग करने हैं, अलग अलग करके शो करना है कि इन दोनों का समेशन है, मतलब A1 और K1 को अलग करना है। अगर अलग करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये प्लस को अलग कर सके, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे समेशन होता है और उसका प्रूफ भी प्रूफ देख लिया कि कैसे ये समेशन इज सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। हाँ, अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ये तो बेसिक समेशन का रूल हो गया। वैसे ही समेशन जब हमें पता है, सब्ट्रैक्शन भी सेम है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, अगर वो डेल्टा 1 पिछले एग्जांपल का अगर डेल्टा 1 रखें, अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारे पास थे तब डेल्टा क्या बना था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वेयर सेकेंड रो और थर्ड रो इसका सेम था इन दोनों की। सो वैसे ही अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कर सकते हैं, वहाँ फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो माइनस हो जाता है, सेकेंड रो थर्ड रो सेम रहता है, सिंपल। सो प्रॉपर्टी देखते हैं। डिटर्मिनेंट एक सैंपल लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। इसमें कहा गया है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if we change its row into column and column into row। so समझो ये A1 A2 A3 ये है एक ओरिजिनल, समझो ये एक ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। दिस इज सपोज डेल्टा 1। अब इसको कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो। सो क्या बन गया, A1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. So this is the determinant. ये क्या है? Determinant formed by changing the rows and columns of the original determinant into columns and rows. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर हम रो और कॉलम को चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट remains unchanged. Determinant of, अगर ये A है, समझो इसका ये A मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग है, डिटर्मिनेंट ऑफ A. अगर इसको एक काम करो, इसको मैट्रिक्स एज्यूम करो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है? इसको मैट्रिक्स है, लेट द स्क्वायर मैट्रिक्स A. सो ये क्या बना? A ट्रांसपोज. सो A ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, ठीक है? इसलिए हमने ये किया. अब समझाता हूं. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, कोई भी मैट्रिक्स का तो अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट के, उसको ऐसे कहा जाता है, या डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखा जाता है. सपोज दिस इज डेल्टा 1. अब इसको हम अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? इक्वल टू सपोज डेल्टा 2. देखो ए ट्रांसपोज मतलब ही रोज टू कॉलम्स, कॉलम्स टू रोज, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी. सो डेल्टा 2 इज द डिटर्मिनेंट of A transpose and delta 1 is the determinant of A. Now ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या है? इसके सारे रोज और कॉलम, इसके कॉलम्स और रोज को ऑल्टर माने एक्सचेंज करके बने. सो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2. सो इसका स्टेटमेंट क्या है? The value of a determinant, this value of a determinant formed by changing the rows and columns of the original determinant into columns and rows remains unaltered. या इसको और एक तरीके से बोलो, the value of a determinant remains unaltered या unchanged if we change the rows of a original determinant into columns and columns of the original determinant into rows. So ये कैसे होता है? इसको प्रूव करते हैं. ये क्या है? इसको एक्सपेंशन एलोंग, अगर इसको हम लिखे, ये क्या है? डिटर्मिनेंट सेम एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. सो इसका एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं. A1 कोफैक्टर ऑफ A1, B1 कोफैक्टर ऑफ B1, C1 कोफैक्टर ऑफ C1. एक्सपेंशन अलोंग दिस. इसको अगर एक्सपेंड करें सो क्या होता है? इसका और हम लोग एलिमेंट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं. तो मॉड मतलब डिटर्मिनेंट बन गया. तो A1 का क्या होगा? अब देखो इसको हम ये वाइज हम इन दोनों में कंपैरिजन चाहते हैं, तो ये बाहर वाला एलिमेंट जैसे सेम हो वैसा एक्सपेंशन सोचते हैं पहले, वो पॉसिबल है कि नहीं. देखो A1 B1 C1 इधर कॉलम में है, तो एक्सपेंशन एलोंग कॉलम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या सीखा है? 6 तरीके के एक्सपेंशन होते हैं. रो एक्सपेंशन 3 वेज, कॉलम एक्सपेंशन 3 वेज, 6 वेज होते हैं. सबका वैल्यू सेम होता है. तो हम लोग कॉलम वाइज एक्सपेंशन करेंगे. तो A1 इंटू कोफैक्टर ऑफ A1, B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ B1 प्लस C1 इंटू कोफैक्टर ऑफ C1. सी बोथ टू सेम. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. सो यहाँ से प्रूव हो गया क्या कि डिटर्मिनेंट
remains unaltered by changing the rows and columns of the original determinant to columns and rows respectively. So ये कोई भी एग्जाम्पल लेके टेस्ट करके देख सकते हो, रियल वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज करके. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. यहाँ क्या कहा, ये एक प्रॉपर्टी है. ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी बोलता है इफ टू रोज और कॉलम इज इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम बट साइन इज रिवर्स्ड. सो डेल्टा 1 अगर ये है, अब डेल्टा 2 में क्या करते हैं ना, कोई भी दो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. सो B1 B2 B3 आ गया फर्स्ट कॉलम में, A1 A2 A3 चला गया सेकेंड में. सो ये जो डिटर्मिनेंट बना डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1. ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम डेल्टा 2 एज्यूम करें, सो क्या हुआ, डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1. ये है प्रॉपर्टी. अब हम इसे प्रूव करते हैं. सो डेल्टा 1 क्या बना, डिटर्मिनेंट हो गया क्या, A1 कोफैक्टर ऑफ दिस. तो कोफैक्टर में क्या आता है, B2 C2 B3 C3. ठीक है, इसका साइन प्लस, माइनस करो नेक्स्ट वाला एलिमेंट B1 के साथ जब मल्टीप्लाई, साइन माइनस. कोफैक्टर नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, इसलिए साइन कंसीडर करना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे क्या होगा, A2 C2 A3 C3. ये बना डेल्टा 1 का. अब डेल्टा 2 का क्या बना, B1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस साइन, क्या रहा, A2 C2 A3 C3. A1 से माइनस साइन, नेक्स्ट साइन या इस पोजीशन का साइन माइनस है. सो आया B2 C2 B3 C3 प्लस C1 के साथ क्या आया, प्लस साइन आया, B2 A2 B3 A3. अब देखो A2 C2 A3 C3 ये तो डायरेक्ट अपना कैंसिल हो गया. अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये कैंसिल होता है, माइनस A1 B2 C2 B, ये दोनों कैंसिल होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें प्रूव करना है डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1. सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, बस ये दोनों रह गए. तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, A2 B3 माइनस A3 B2 पहला वाला. अब इसको क्या है, देखो इसका रो कॉलम चेंज है. सो इसका A3 B2 माइनस आएगा, A3 B2 माइनस आया A2 B3 A3 B2 A2. देखो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, A2 B3 माइनस के साथ कैंसिल, A3 B2 इसके साथ कैंसिल. सो इट बिकम्स 0. सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 मीन्स डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1. सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई. अब हम जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ. ये देखो, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये हेल्पफुल होगी जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कोई कॉलम या कोई रोज में लाने की कोशिश करेंगे, या कहीं भी कोई फैक्ट डिटर्मिनेंट से कुछ फैक्टर
हमें प्रूफ करने होंगे जिसमें फैक्टर रहेंगे। सो वो फैक्टर डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन, कॉलम रो ऑपरेशन कुछ करने पड़ते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ में वो सारे रहते हैं। सो प्रॉपर्टी समझनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें क्या है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स have the same elements then the determinant is 0. so यहाँ पे हमें शो करना है this is 0। क्यों? दो रो हमने सेम किए। क्यों? देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट को, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं डेल्टा 1 बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि एक वैल्यू एज्यूम करना है, सो वैसे एज्यूम कर लिया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस। नाउ चेंज फर्स्ट टू रोज। सो चेंज कैसे होता है, R1 इंटरचेंज विथ R2। ऑपरेशन ब्रैकेट में ऐसे मेंशन करना पड़ता है। क्या करें, R1 R2 इंटरचेंज। सो इसको ऊपर लाते हैं तो सेम ही रहा। ये नेक्स्ट में आया सेकेंड रो में तो भी सेम रहा। बट जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या हमने अभी देखा इसके पहली प्रॉपर्टी में, इसका साइन चेंज हो जाता है। When any two adjacent rows or columns gets interchanged, then the value of the determinant, numerical value same है। देखो वही, देखो सेम ही है। इसको चेंज किया हमने तो देखो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1, थर्ड रो भी सेम। सो वैल्यू इज सेम बट साइन इज चेंज्ड। हमने वही देखो, तो एडजेसेंट रो को हमने इंटरचेंज जब किया, साइन एक चेंज हो गया। सो दिस मीन्स वैल्यू सेम है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ दिस। डिटर्मिनेंट है, वैल्यू सेम है। सो डिटर्मिनेंट यही, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट यही होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दिस इज 0। प्रूव हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम हर प्रॉपर्टी को धीरे धीरे समझ के उसको प्रूव कर करके क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के जो ट्रिक्स जिसको यूज़ करके हम ये प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तरीका बहुत काम में आएगा। और ये हो सकता है कि इतना डिटेल्स हमें 11-12 के लिए ज़रूरत ना हो, बट हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो जेई को दिमाग में रख के करते हैं ताकि जेई में हमें हेल्प मिले। तो बेस हम उस हिसाब से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें है, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, समझो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, पहले वो देखो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। मैट्रिक्स में क्या था, अगर कोई भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मैट्रिक्स को, सो ऑल द एलिमेंट्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर क्वांटिटी। यहाँ है कोई भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तभी ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर से। देखते हैं, समझो एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिए हम b का, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं b एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है k(a1), k(b1), k(c1), कोई भी रो को मल्टीप्लाई कर दो k से, स्केलर से, तो जो मैट्रिक्स बना उसे b एज्यूम करके उसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। बट हमने थोड़ा एक स्टेप जंप दे दिया, डायरेक्ट एक डिटर्मिनेंट ऐसा लिया जिसका फर्स्ट रो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई वन स्केलर क्वांटिटी, बस उतना ही।
क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हमें यही प्रूव करना है, इफ एनी रो और एनी कॉलम गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, देन determinant gets multiplied with that scalar quantity. So A3 B3 C3. अब इसको अगर एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट जो चेंज क्या हुआ है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो वाइज एक्सपैंड किया तो K A1 इंटू को फैक्टर, सो साइन हमें देखना नहीं है क्योंकि को फैक्टर है उसी में साइन है KC1 कैपिटल C। सो यहाँ से क्या है K1, अब K अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या पड़ा रहता है, ये समझो कॉमन ले लिया हमने, तो ये जो पड़ा रहा है इसे क्या कहा जाता है, A1 कैपिटल A1 B1, सॉरी ये है ये B1 के बाद ये तो कैपिटल B1 होगा C1, इसे क्या कहा जाता है, यही तो है डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो एक डिटर्मिनेंट जिसका कोई भी एक रो या कॉलम अगर मल्टीप्लाई हो गया किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से, तो इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाइड हो गया। सिर्फ एक रो या एक कॉलम को कर दो मल्टीप्लाई तभी वो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया था नॉन जीरो से, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही K से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर समझो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ऐसा है, यहाँ भी हम इसको सेम रख रहे हैं, समझो सेकेंड और थर्ड रो को सेम रख रहे हैं। अब इसका स्टेटमेंट है, if the elements of any row is increased or decreased by, इंक्रीज और डिक्रीज करना है इसको, सो प्लस करो या माइनस करो। इफ इट इज एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, इसका रो लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। यहाँ रो का चेंज कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, समझो अगर थर्ड रो लेते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी कांस्टेंट मल्टीपल या नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू सेम रहता है एज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, अभी जो बी मिला है हमें वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। कैसे होता है देखेंगे हम। सो पहले क्या है, फिर से हम प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस रिमेन्स अनऑल्टर्ड और अनचेंज्ड when the value of the determinant remains unaltered or unchanged when any row or column is increased or decreased by corresponding constant multiple of the corresponding element of another row or column। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल K से मल्टीपल किया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सो A1 को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो अनदर रो का A3 से कांस्टेंट को मल्टीपल करके उसको ऐड या माइनस करना। सो ये हुआ मॉडिफाइड डिटर्मिनेंट, ये इक्वल होता है ओरिजिनल को, वो देखना है। सो हम क्या करते हैं, पहले प्लस के लिए करते हैं, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है बट प्लस के लिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट वाइज पहले ये चेंज हुआ है तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रो हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1 क्या होता है A1 प्लस KA3। A1 का क्या था, ये वाला था, A1 का कैपिटल
A1 था ना, तो यहाँ भी देखो कैपिटल A1 सेम है क्या, B2 C2 B3 C3 वही सेम लॉजिक। सेकेंड रो और थर्ड रो को तो हमने हाथ ही नहीं दिया, तो उसका जो वैल्यू होगा कोफैक्टर जो था वो तो सेम ही रह गया ना, कोफैक्टर क्या है सेम है। सो पोजीशन भी सेम है, देखो पोजीशन भी A2 B2 C2 का सब सेम है। सो कोफैक्टर सेम होगा, क्योंकि कोफैक्टर ओनली ये एलिमेंट लेके होता है जब इनका कोफैक्टर मांगा जाता है, तो क्या होता है कोफैक्टर इन सारे एलिमेंट को लेके ही होता है। सो इन दोनों को तो हमने चेंज किया ही नहीं है। सो दिस इंटू कैपिटल A1, वैसे ही B1 प्लस के B3, इसका होगा कैपिटल A1 B1 था तो कैपिटल B1। थर्ड पोजीशन में जो कोफैक्टर था वो क्या था ओरिजिनली कैपिटल C1, तो यहाँ भी कैपिटल C। सो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। A1 यहाँ पे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल शो करना है, तो हम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में ले जाते हैं। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में जब हम इस हिसाब से एक्सपेंड करते हैं तो A1 A1 आता है ना, तो वैसे A1 B1 C1 को अलग करते हैं, तो आता है A1 A1, यहाँ से B1 B1 लेते हैं और यहाँ से C1 C1 लेते हैं, यहाँ से C1 सॉरी हाँ C1 C1 लिए प्लस के इंटू A3 A1 B3 B1 प्लस C3 C1 आया। अब ये क्या है, डेफिनेशन वाइज हमें पता है फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट होता है, प्लस के इंटू थर्ड रो के एलिमेंट लेकिन मल्टीप्लाई हुए हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर से। तो हमें फर्स्ट पहले दिन का जो हमें लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ रो ऑफ, हमने क्या डिस्कस किया था, इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ द अदर रो, देन वो समेशन जो है उसका वैल्यू होता है 0। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट बी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए के साथ इक्वल हो गया। सो वैसे ही अगर हम माइनस के लिए प्रूव करें तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। सो एक्चुअली के साथ माइनस आ गया यहाँ, सो माइनस के इंटू 0। सो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए ही रह गया ये, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। A1 B1 A2 B2 कॉन्सेप्ट सिमिलर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, बट यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे पास है, वो क्या है डिस्कस करते हैं। इसका रो को समझो R1 R2 से अगर डिनोट करते हैं और इसका कॉलम को C1 C2, इसके कॉलम्स को हमने अगर C1 प्राइम C2 प्राइम से रेफर किया और इसको R1 प्राइम R2 प्राइम से, तब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 के साथ मैट्रिक्स में क्या होता था, पहला रो और सेकेंड वाले का पहला कॉलम, सो R1 C1 प्राइम R1 C2 प्राइम, और सेकेंड रो से करेंगे फिर मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स में जो किया गया है वही लिखा है मैंने यहाँ, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है, ठीक है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, क्या होता है R1 C1 प्राइम R1 C2 प्राइम, रो था उसको कॉलम बना लिया। अब सेकेंड रो क्या था, R2 C1 प्राइम R2 C2 प्राइम, तो इसको सेकेंड कॉलम बना लिया। तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे कि C1 प्राइम से दोनों रो मल्टीप्लाई, इससे दोनों रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से तो रो फिल हो गया, सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो दोनों रो से
तो कॉलम सेकेंड रो फिल हो गया। वैसे भी हम समझ सकते हैं, बट एनीवे यही मेन है। इसको तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं हम इस हिसाब से, वो मैंने समझाने के लिए जस्ट जो हमने अभी प्रॉपर्टी समझी कि रो को कॉलम, कॉलम में रो को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, उसको यूज करके बस और एक फॉर्मेट दिखाया। बट ये है मेन रो बाय कॉलम, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई। अब और एक होता है रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन। रो बाय रो डिटर्मिनेंट में दो तरीके के होते हैं। ये रो बाय कॉलम जो था ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से ही था, ठीक है। अब यहाँ आता है रो बाय रो, यहाँ एक एक्स्ट्रा है। सो इसमें क्या, R1 को R1 से मल्टीप्लाई, R1 प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रो बाय कॉलम में क्या था, R1 C1 प्राइम, R1 C2 प्राइम। सो R1 सेम रख के कॉलम चेंज, सो रो बाय कॉलम, कॉलम चेंज। यहाँ रो बाय रो, रो को कांस्टेंट इधर रखा गया R1, उधर रो चेंज हो रहा है। सो रो बाय रो, देखो रो R1 कांस्टेंट रखे, अब R2 प्राइम आ गया। सेकेंड रो के लिए R2 से R1, फिर R2 से R2 प्राइम, ठीक है। सो दिस इज रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन। पिछले वाला था रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। सो हमने ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी सेकेंड ऑर्डर में एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर को समझ लिया, थर्ड ऑर्डर भी सेम होता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बेहतर तरीके से विथ एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।